स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ही हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और हम देखेंगे क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें क्या होता है बेटा, एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, देयर इज अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और उसको क्या कर रहे होते हैं बेटा, कुछ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, वो इसको सराउंड कर रहे होते हैं चारों तरफ से। जो भी इसके चारों तरफ होगा बेटा, उसके पास क्या नेसेसिटी होनी चाहिए, उसकी क्या नेसेसरी कंडीशन है, दैट शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो इसको अमोनिया सराउंड कर रहा है, ठीक है, वाटर है, हम कोई आयन ले लेते हैं जैसे कि OH नेगेटिव आयन है, सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन ले ले, तो कोई भी जो इसको सराउंड कर रहा है बेटा, ठीक है, और हम नाइट्राइट भी ले सकते हैं, तो दे ऑल हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो सराउंड कर रहे होते हैं और जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपने लोन पेयर के थ्रू इनको क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनाते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेनिंग ये जो बड़े बड़े हमारे कंपाउंड बनते हैं बेसिकली, उसको ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जब ये आपस में मिलेंगे तो नेट इनके ऊपर कुछ चार्ज आएगा, ठीक है, तो एक बड़ा सा आयन बनेगा। जैसे मान लो ये M हमारा 2 पॉजिटिव था, ठीक है, तो 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, या ये 5 नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे देन ओनली क्या हमारा बचेगा, -3 लेफ्ट बिहाइंड ऑन दिस होल, जो भी हमारा ये एक तरीके से आयन बनेगा। तो उस आयन को अगर मैं इकट्ठा करके लिखूं, आप जैसे कि भाई मान लो ये सारा तो हमारा, इसको मैं ऐसे स्ट्रक्चर वाइज ही बनाऊं, तो इस ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 3 नेगेटिव, ठीक है। तो इसके ऊपर जो, क्योंकि एक हमारा एक बड़ा सा आयन बन रहा है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस। इनको क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि जो आयन बन रहा है वो एक बहुत बड़ा बन रहा है, तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा बड़ा सा आयन यहाँ पर बनता है, समझ लो बेटा, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, बिकॉज दे हैव कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है बेटा। तो कोऑर्डिनेशन वर्ड हम यूज करते हैं बिकॉज दे कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, और कॉम्प्लेक्स वर्ड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दे कंटेन कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है बेटा, क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है कि अ कंपाउंड इन विच देयर इज अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है, सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस, जनरली एनायंस, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, and forming coordinate bond with central metal atom or ion. तो such compound formed is called coordination compound, ठीक है बेटा। अब कॉम्प्लेक्सेस देखो हमारे होते हैं 3 तरीके। कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं हमारे बेटा, 3 होते हैं। एक हमारा होगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक होगा हमारा बेटा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और एक हमारा होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। ये क्या होगा हमारा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बेसिकली हमारे कब कब होते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स आयन हमारा बन रहा है, अगर उसके ऊपर ओवरऑल नेट हमारा कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि भाई मान लो हमने इसको ले लिया, तो ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन को मैंने बताया। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जैसे कि भाई मान लो मैं इसको ले लूं, ठीक है, तो इस पूरे के ऊपर हमारा क्या है, नेट पॉजिटिव चार्ज है। हम कोई और ले लें, जैसे कि देखो बेटा अगर मैंने ये एग्जांपल बनाया, तो इसमें ओवरऑल देखो जिंक 2 पॉजिटिव था, क्लोराडाइन 2 हमारे -2 थे, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को अंदर ही न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं आया, तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब देखो बेटा अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई सिंपल पॉजिटिव आयन डालेंगे, तो सिंपल पॉजिटिव आयन को हमेशा बेटा हम कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे आगे, ठीक है। और अगर हमारा यहाँ पर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब हम नेगेटिव एक सिंपल आयन को लिखेंगे, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे बेटा, उसको लिखेंगे हम पीछे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ही था हमारा, तो मैंने Cl लिख दिया। ये एक रूल में, एक हम जब अभी नेमिंग करेंगे बेटा आफ्टर टर्मिनोलॉजी, तो वहाँ पर हम एक रूल होता है कि द पॉजिटिव आयन शुड बी रिटन फर्स्ट, ठीक है, द कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट, आइदर इट इज अ सिंपल आयन और ए कॉम्प्लेक्स आयन। देखो ये जो बड़ा सा ये पहचान बना लो, पूरी यूनिट में हमें यही करना है। ये जो ऐसे बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट है ना, दिस इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स आयन,
ठीक है। इसके आगे और पीछे जो भी आयंस लिखे जाएंगे वो होते हैं सिंपल आयन। अब एक सिंपल आयन होगा और एक होगा कॉम्प्लेक्स आयन। दोनों में से जो पॉजिटिव चार्ज का होगा उसको हमेशा हम कहाँ लिखेंगे, आगे। यहाँ ये पॉजिटिव था तो इसको आगे लिखा है, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स हमारा देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था तो इसलिए इसको आगे लिखा है, नेगेटिव आयन को हमने पीछे लिखा। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये हमने इसकी एक इंट्रोडक्शन देखी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस की। अब हम कॉम्प्लेक्स और डबल साल्ट के हमारे बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं और कॉम्प्लेक्स के हमारे कैसे होते हैं बेटा, बड़े कंपाउंड्स होते हैं। तो हम इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। तो अगर हम देखें बेटा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर मैं ले लूँ डबल साल्ट और इधर अगर हम ले लें कॉम्प्लेक्स, तो बेटा कुछ डिफरेंसेस हम इनके बीच में देखेंगे। देखो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे देखो K2SO4, Al2SO4 थ्राइस और 24H2O। और यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मैंने इसी को ले लिया जो अभी बनाया था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, जब एक डबल साल्ट हमारा बनता है तब जो भी इसके अंदर पर्टिकुलर आयंस होते हैं, देखो बेटा इसमें क्या है, पोटेशियम आयन, ये पोटाश एलम है, फिटकरी कहते हैं जिसको हम हिंदी में। ठीक है बेटा, इसकी क्रिस्टल्स भी हम बनाएंगे अपने प्रैक्टिकल में। तो पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन और वाटर, तो बेसिकली इसमें ये चीजें हैं। तो अगर ये बन भी गया डबल साल्ट में, ये सब इकट्ठे होकर एक साथ बैठ गए, तो इनमें से कोई अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं करता, अपनी सारे गुण एक साथ रहते हुए भी शो करते हैं। जब अलग थे तब भी करते हैं, इकट्ठे होते हैं तब भी करते हैं। तो आइडेंटिटी रिटेन्ड इन डबल साल्ट। ठीक है, द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स क्या है, गेट रिटेन्ड इन डबल साल्ट, कि वो उसमें ही बनी रह जाती है। समझ में आ रही बेटा बात, मतलब अपनी उनकी जो एक पहचान है वो खत्म नहीं होती है आफ्टर कमिंग इन डबल साल्ट ऑल्सो। समझ में आ रही बेटा ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होती है, रिटेन रहती है, रिटेन आइडेंटिटी की बरकरार रहती है उनकी, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान वो खोते नहीं है जब वो डबल साल्ट के फॉर्म में आ जाते हैं आयंस। पर यहाँ पर जो पार्ट हमारा बेटा इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया वो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म कर देता है। कि ये जो यहाँ पर फेरस आयन है, अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में नहीं है ना बेटा, अगर इसके आसपास लिगेंड्स नहीं है तो ये कलर्ड नहीं होता। जब इसके आसपास लिगेंड्स आ जाते हैं तब इसमें कलर डेवलप होता है। ठीक है बेटा, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फंस गया वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा। मनीषा यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो एक बार अगर इसके अंदर आ गए तो उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बट ये एक साथ रहने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को बना के रखती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि लॉस्ट आइडेंटिटी, कि वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। तो एक तरीके से हम इसको, ये तो हमने एक नेगेटिव अप्रोच से बोला, हम पॉजिटिव उससे भी कह सकते हैं कि ये एक स्टेबल चीज बनी। ये चीज इतनी स्टेबल नहीं थी, ठीक है ना, ये एक नई चीज हमारे पास क्रिएट हो गई। तो एक मेन डिफरेंस इनका यही है। दूसरा डिफरेंस सब इसी से निकल जाते हैं कि हम अगर देखें डिफरेंस, तो अगर मैं इनको पानी में घोलूंगी तो ये सारे आयंस अलग अलग हो जाते हैं, कि पोटेशियम आयन यहाँ अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा, बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर, देखो यहाँ पोटेशियम आयन तो ये अलग हो जाएंगे बेटा, बट ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है ये पानी के अंदर भी इस तरीके से बंधा हुआ ही क्या रहेगा, ऐसे इंटैक्ट रहेगा। समझ में आ रही बेटा बात। तो ये हमारे क्या है, आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर भी फर्दर कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर से सेपरेट नहीं होते, बट ये आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, क्लियर बेटा। ऐसी सारी प्रॉपर्टीज इसी चीज से रिलेटेड है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं डबल साल्ट की, वो मिला जुला ही रूप होती हैं उन सारे आयंस का। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए डबल साल्ट, ठीक है, आर एक तरीके से मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन इट। बट यहाँ पर क्या है, नई प्रॉपर्टीज ही डेवलप हो जाती हैं। ठीक है ना, कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयंस। समझ में आ रही बेटा बात, नई प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाती है। तो उस पॉइंट को यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मेन ये दोनों पॉइंट हैं। पेपर में देखो 2 नंबर में आ जाएगा हार्डली, तब भी तुम्हें मेन इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज पे फोकस रखना है, क्योंकि डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा में भी आ जाए, हम कह नहीं सकते। तो इसलिए 5 बना रखे मैंने डिफरेंसेस, पर पहले दोनों को बेटा सब बच्चे अच्छे से याद करना, ऐसे मत सोचना बाद वाले छोटे छोटे हैं एक एक लाइन के तो ये जल्दी से याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को याद रखो, ठीक है।
बजाय कि हम और चीज़ों पर जाएं। हाँ, तुम्हें उनके कंपैरेटिवली ये लग रहा है मैं यही कर सकती हूँ, इन दैट केस तुम चलो उनको कर लो, खाली छोड़ के आओ, उससे बेटर तो वो भी सही है, ठीक है। बट पहली प्रायोरिटी पहले दो डिफरेंसेस को देना। चलो अब हम ऐसे ही देखो बेटा और देखें, तो ये हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही मिलेंगे, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब जब सॉलिड फॉर्म में है तो ही मुझे फिटकरी के रूप में मिलेगी। बट अगर मैं पानी में घोल दूंगी तो फिर वो फिटकरी नहीं रह गई, वो तो फिर सारे आयंस अलग अलग हो गए। बट ये हमें एक्वस फॉर्म में भी मिलेगा, ऐसे इंटैक्ट मिलेगा, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी ये हमें इंटैक्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो दे अकर ओनली इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड दे अकर बोथ इन क्रिस्टलाइन एज वेल एज इन एक्वस फॉर्म, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में? तो ये इनके हमारे क्या थे, मेन डिफरेंसेस थे, ठीक है, बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा, क्लियर।